देखो गाइस, यहाँ पे आता है, अब स्टार्ट हम करते हैं वैल्यू एडेड मेथड। ठीक है जी, कौन सा मेथड? वैल्यू एडेड मेथड। वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन, इसका फॉर्मूला होता है नेशनल इनकम का पहला न्यूमेरिकल का पहला टाइप है, मेथड है। इससे जो निकलता है वो क्या निकलता है भाई? वैल्यू एडेड मेथड से जीडीपी एट एमपी। अगर तो पूरी इकोनॉमी का निकाल रहे हो तो जीडीपी एट एमपी बोल देते हैं। अगर मान लो एक आध फर्म का बोल रहे हैं तो ग्रॉस वैल्यू एडेड एट एमपी बोल देते हैं इसको। ठीक है, तो दो तीन फर्म्स का टोटल कर दोगे तो जीडीपी एट एमपी। अब लेकिन फर्म अगर इकोनॉमी के अंदर एक ही फर्म है तो इसी को जीडीपी एट एमपी बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है, कोई डाउट नहीं है। चलो जी, अब यहाँ हमारा फॉर्मूला क्या होता है जीडीपी एट एमपी का? यहाँ फॉर्मूला होता है जीडीपी एट एमपी का, ठीक है जी, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस में इंटरमीडिएट कंजप्शन, ये हमारा फॉर्मूला होता है। और वैल्यू ऑफ आउटपुट मतलब कितना सामान आपने बना लिया और कितना सामान आपने और दूसरी कंपनी से परचेज करा या फिर रॉ मटेरियल परचेज करा, वो आप माइनस कर देते हो। उससे समझ में आता है कितना वैल्यू एडिशन आपने किया। फॉर एग्जाम्पल, मान लो मैंने 20 रुपीज़ का एक मैंगो खरीदा, ये मेरा हो गया इंटरमीडिएट गुड्स, और इससे मैंने एक शेक बनाया 100 रुपये का मैंगो शेक, तो मैंने वैल्यू एडिशन कितना किया? मेरा वैल्यू एडिशन यहाँ पे आएगा 80 रुपीज़ का, क्योंकि 100 में बेच रहा हूँ 20 की चीज़ को, तो मेरा वैल्यू एडिशन कितना है? 80 का। इस वाले का जिसने मेरे को मैंगो बेचा उसका वैल्यू एडिशन कितना था? 20 का। क्लियर है बात? तो इसको कहते हैं वैल्यू एडिशन। वैल्यू एडिशन मतलब जीडीपी एट एमपी या फिर जीवीए एट एमपी, क्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, ये भी वैल्यू एडिशन है। ठीक है जी। अब लेकिन जो भी सामान आप बनाते हो क्या सारा बिक जाता है? तो आंसर है नहीं। कुछ तो आप बेच देते हो, उसको बोलते हैं सेल्स, और जो बच जाता है उसको बोलते हैं चेंज इन स्टॉक, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग स्टॉक। क्या बोलते हैं? चेंज इन स्टॉक यानी क्लोजिंग माइनस ओपनिंग स्टॉक, इंटरमीडिएट कंजप्शन। अब सेल्स को निकालने के लिए भी डायरेक्ट कई बार सेल्स नहीं दे रखी हो तो क्वांटिटी इंटू सेल्स कर दो, और सॉरी क्वांटिटी इंटू प्राइस कर दो तो सेल्स निकल आएगा। चेंज इन स्टॉक के लिए क्लोजिंग माइनस ओपनिंग स्टॉक कर दो, माइनस में इंटरमीडिएट कर तो आएगा ही आएगा। भाई क्लियर है? तो ये तो मैंने फॉर्मूले को बड़ा कर दिया। अब इसके अंदर जब क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन के अंदर टीचर आपके साथ खेलना चाहता है, एग्जामिनर आपके साथ खेलना चाहता है, तो खेलने दोगे क्या? नहीं। आंसर है नहीं। देखो भाई, अब मेरी जो सेल्स हैं, ऐसा लिखा होगा सेल्स बाय फर्म ए, इसका मतलब क्या होता है कि फर्म ए की टोटल सेल्स हैं। अब चाहे इसने इस सेल्स में से फर्म बी को भी दिया हो, फर्म सी को भी दिया हो, हाउस होल्ड्स को भी दिया हो, या फिर गवर्नमेंट को भी दिया हो, डजेंट मैटर, ये सेल्स बाय फर्म में दे रखा है, यानी ये टोटल सेल्स है। अब चाहे इसने फर्म बी को दिया हो, चाहे इसने हाउस होल्ड्स को दिया हो, चाहे इसने सरकार को दिया हो, चाहे इसने एक्सपोर्ट्स को दिया हो, बाहर की कंट्रीज में भेजा हो, कोई मैटर नहीं करता। मान लो ये 40,000 दे रखी थी और मेरे पास अलग से एक्सपोर्ट्स दे रखे हो 10,000 के, क्या मैं ऐड करूंगा सेल्स में? तो आंसर है नहीं। तो आंसर रहेगा सेल्स भैया रहेंगी 40,000 ही। बात क्लियर है? हाँ, अगर ऐसे लिखा हो कि सेल्स बाय फर्म ए 40,000 और यहां पे 2 हाउस होल्ड्स लिखा है, तो साफ पता है हाउस होल्ड्स को करिए, और उसके बाद लिखा है एक्सपोर्ट्स बाय फर्म ए 10,000, तब आंसर कितना रहेगा? 50,000, क्योंकि आपको ऐड करना पड़ेगा। इसके बाद लिखा है सेल्स टू गवर्नमेंट, कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपने गवर्नमेंट को भी 5,000 रुपए की सेल्स करी है, इसको भी ऐड करके 55,000 आंसर लिख दो भाई। ठीक है जी, क्लियर है बात? ये चीज क्लियर है? सिमिलरली जब आप परचेजेस कर रहे होते हो तो अगर हमारे पास लिखा है कि परचेजेस बाय फर्म ए, परचेजेस बाय फर्म ए, तो ये टोटल परचेजेस कहलाएंगी 30,000 रुपए की मान लो है,
तो अब मान लो इंपोर्ट्स भी दे रखे हैं, तो क्या ऐड करोगे? तो आंसर है नहीं ऐड करेंगे। 10,000 की दे रखे मान लो, नहीं ऐड करोगे। अगर ये लिखा होता फ्रॉम बी, यानी सिर्फ ये बी वाली हैं, तो फर्म ए ने जो इंपोर्ट करें वो भी ऐड हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। टोटल परचेज कितनी है? 40। ये ना लिखा होता तो 30 ही आंसर रहता। भाई कोई डाउट इसमें? अब क्वेश्चन के अंदर क्या होता है, फर्म ए ने फर्म बी से खरीदा, तो वो फर्म ए की क्या है? सेल्स है। और फर्म ए ने फर्म बी से परचेज किया ना, तो फर्म बी की क्या है? सेल्स है। और फर्म ए की क्या है? परचेज है। कोई भी क्वेश्चन आ जाए, ऑलमोस्ट आपको एवरीथिंग यहाँ पे हमने क्लियर कर दी है। इसके बाद निकालना होता है नेशनल इनकम। अब आपके पास देखो इस फॉर्मूले से आया क्या? इस फॉर्मूले से हमारे पास आया जीडीपी एट एमपी। आया कि नहीं आया? ऐसे ही बोलता हूँ, जीवी एट एमपी बोलो या जीडीपी एट एमपी, कोई बात में फर्क तो नहीं है। लेकिन आपको निकालना क्या है? आपको निकालना है यहाँ पे एनएनपी एट एफसी। नेशनल इनकम का फॉर्मूला क्या होता है बताया था, 100 बारी तो बता चुका हूँ, 101 बारी लो। अब सुन लो, अपनी वीडियो को 100 बारी रिपीट करके देख लेना, वैसे 201 बारी हो जाएगा। एनएनपी एट एफसी ही नेशनल इनकम होता है। तो आसान ट्रिक है भाई, जितनी बार आप देखो इसको। नेशनल इनकम का फॉर्मूला क्या होता है भैया? एनएनपी एट एफसी। इसको सिंबॉलिकली क्या कहते हैं? एनएनपी एट एफसी। भाई एन नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। मैंने इसकी भैया एक्सपेंशन भी कर दिया आपके लिए। और क्या चाहते हो मुझसे ये बताओ? ठीक है ब्रदर, ये क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। अब मेरे को एक बात तो, ग्रॉस से नेट पे जाना है तो क्या करना पड़ता है? माइनस का डेप्रिसिएशन सिखाया था ये मैंने। डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए क्या करना पड़ता है? प्लस में एनएफआई है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। पता है बात कि नहीं पता? मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना हो तो क्या करना पड़ता है? माइनस का नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, एनआईटी। क्लियर है बात? तो आंसर आपका आ जाएगा जो भी आपको चाहिए। और भी कुछ निकालना हो एनएनपी एट एफसी की जगह डोमेस्टिक इनकम निकालना कह रहे हैं। डोमेस्टिक इनकम का फॉर्मूला क्या होता है फिर? डोमेस्टिक इनकम होता है एनडीपी एट एफसी। बस एनओडी का ही तो फर्क होता है। भाई कोई डाउट इसमें? कोई डाउट इसमें? कोई नहीं है? ठीक है भाई, अब फटाफट आपको एक दो न्यूमेरिकल्स करा देते हैं, फिर आपका जो है ना कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। मान लो यही न्यूमेरिकल है हमारे पास। अब यहाँ पे कह रहे हैं वैल्यू एडेड बाय फर्म ए निकालो, फर्म बी निकालो, फिर जीडीपी एट एमपी निकालो और एनडीपी एट एफसी निकालो। हमने कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या है? ये आपकी डोमेस्टिक इनकम है। ये आपकी क्या है? डोमेस्टिक इनकम है। जीडीपी एट एमपी, इन दोनों का टोटल कर दूंगा ना तो जीडीपी एट एमपी आ जाएगा। अभी सिखाया ना मैंने। बस अब देखो अच्छा एक बात ना, एक चलो क्वेश्चन, चलो वो बाद में बताएंगे आपको, ठीक है। अब देखो फर्म ए का निकाल लेते हैं पहले। तो इसमें देखो सेल्स बाय फर्म ए दे रखी है, हमको सेल्स चाहिए। तो अब देखो ग्रॉस वैल्यू एडेड बाय एमपी बाय ए, तो फर्म ए का निकाल रहे हैं हम यहाँ पे। तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए? वैल्यू ऑफ आउटपुट। फॉर्मूला पहले जरूर लिखना है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस में इंटरमीडिएट कंजप्शन। ठीक है जी। सेल्स प्लस में चेंज इन स्टॉक, क्योंकि सेल्स दे रखा है और चेंज इन स्टॉक भी होता है ना इसके अंदर। भाई जो आउटपुट निकला या तो आपने बेच दिया या बच गया, तो जो बेच दिया वो सेल, जो बच गया चेंज इन स्टॉक, माइनस में इंटरमीडिएट कॉस्ट। अब जरा देखो फर्म ए की सेल्स कितनी है? यहाँ पे सेल्स बाय फर्म ए दे रखी है ब्रदर 500 की, तो यहां आंसर में हम क्या लिख देंगे? 500। यहां देखो चेंज इन स्टॉक बाय फर्म ए 20, तो ये चेंज इन स्टॉक है भैया 20, माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन दे रखी है क्या? परचेजेस बाय फर्म ए 320। और कुछ देखने की जरूरत नहीं है। फर्म ए ने फर्म बी को बेचा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब पूरी फर्म ए की दे रखी है तो फर्म ए ने फर्म बी को जो बेचा क्या ऐड करना चाहिए मुझे? आंसर है बिल्कुल नहीं। साफ ना है, नहीं करूंगा, जो करना है कर लो। ठीक है जी। तो ये कितना आ गया हमारा? 320 था, 320 है। ठीक है, ये 320 है ब्रदर, ये हमने थोड़ा गलत कॉपी कर लिया। तो ये आ गया आपका रुपए में 200 करोड़। बेटा एक करोड़ लगाना मत भूलना है, रुपए लगाना मत भूलना। अगर भूल गए तो नंबर कट जाएंगे। ये आ गया फर्म ए का जीवी एट एमपी। अब फर्म बी का भी निकाल के दिखा दूं आपको। तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए होगा? अब मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूं, लेकिन आप तो लिखोगे फिर से। अब देखो आप सेल्स
बाय फर्म बी टू हाउस होल्ड दे रखी है, क्योंकि सेल्स बाय फर्म बी टू जनरल। अच्छा, और कुछ नहीं दे रखा सेल्स के बारे में, तो इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा। 100 और 350, 450। 100 प्लस में 350, ये तो हो गई सेल्स। अब चेंज इन स्टॉक भी चाहिए। इनका चेंज इन स्टॉक भी ऐसे खुले में दे रखा है, तो हमें तो पता है ना, लेकिन क्लोजिंग माइनस ओपनिंग होता है। तो क्लोजिंग कितना है ब्रदर? 40, ओपनिंग कितना है? 30, तो ये हो गया 10। 40 माइनस 30, 10। ठीक है ना। चेंज इन स्टॉक कितना हो गया बेटा? 10। माइनस में इंटरमीडिएट कंजप्शन जो इन्होंने परचेजेस करी है। अब देखो क्या इन्होंने परचेजेस करी है, कोई परचेजेस बाय फर्म बी, सेल्स बाय फर्म ए टू बी। अगर जो सेल फर्म ए ने फर्म बी को करी है तो फर्म बी ने उसको खरीदा है, वो इंटरमीडिएट कंजप्शन है कि नहीं? इनके फर्म बी ने खरीदी है 200 रुपए की, माइनस में 200, तो यहां वो ये काम आना था। कई बार बिना काम आए भी आ जाता है ब्रदर। 450, 470 माइनस 200 रुपीज, 270, 260, सॉरी कैलकुलेशन मिस्टेक। करोड़ लगाना नहीं भूलेंगे। अब अपने को क्या चाहिए? जीडीपी एट एमपी, तो भैया जीवीए एमपी ऑफ फर्म ए प्लस में जीवीए एट एमपी ऑफ फर्म बी, दोनों को ऐड कर दो भैया। 200 पहली वाली की थी, 260 दूसरी वाली, तो टोटल फर्म की कितनी आ गई भाई? 460 करोड़। कोई दिक्कत है इसमें? अब आपको निकालना है एनडीपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, जो हमारा तीसरा क्वेश्चन था। इस चैप्टर के जो, इस टॉपिक के जो बेसिकली मुश्किल क्वेश्चन है वो अगली वीडियो में कवर करेंगे, इसमें नहीं करेंगे। ठीक है जी। और वो चाहिए हमारे पास क्या? हमारे पास जीडीपी एट एमपी है, इससे निकालना है। अब ग्रॉस से नेट पे जाना हो तो क्या करते हैं? माइनस डेप्रिसिएशन। डोमेस्टिक से डोमेस्टिक पे जाना है, कुछ नहीं करेंगे। मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना है, माइनस एनआईटी करेंगे। पक्की बात है। जीडीपी एट एमपी कितना आ गया? 460 करोड़, माइनस डेप्रिसिएशन कितना है? देखो, इस कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल को डेप्रिसिएशन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? कितना आ गया? 120 माइनस एनआईटी, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज, 75। सब्सिडीज इसके अंदर है नहीं, तो इसी को ही हम इनडायरेक्ट टैक्सेस को ही ले लेंगे बस, 75। ठीक है जी। आंसर आ गया क्या हमारा? 265 करोड़ रुपीज 265 करोड़। ठीक है भाई, हो गया कंप्लीट। कोई डाउट गाइस?